वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग का कार्य क्या है? और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। पीसीएस प्रीलिम्स दिया है सब लोग ने ना 2021 का। 3 सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए थे वित्त आयोग के, और देखिए मेंस का सवाल भी आ गया कि वित्त आयोग के का क्या कार्य है और राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो जो पॉइंट मैंने पहले 2018 का विश्लेषण करते समय बताया कि जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं, एक सवाल 100% आएगा। क्या हर पेपर में दिख रहा है? और 22 में भी दिखेगा आपको, और मैं पढ़ाऊंगा एक एक आंसर की आंसर राइटिंग कराऊंगा क्लास में, आपको पूरा फॉर्मेटिंग करा के आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न, ये टॉपिक टोटली मेंस का कभी मैंने आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा, लेकिन इस बार पढ़ाऊंगा मेंस में, कि भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए। क्या? भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। दबाव समूह का क्या काम है? किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को कभी कभी यह नुकसान पहुंचा सकती है? राजनीतिक दलों के बीच कैसे हस्तक्षेप करती है? अपने हितों को साधने का कैसे प्रयास करती है? इसके लाभ भी क्या है और इसके नुकसान भी क्या है? जब दबाव समूह एक टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा। एक सवाल बनता है, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से एक सवाल बनता है, वैसे दबाव समूह से भी एक सवाल बनता है, केंद्र राज्य संबंध से भी एक सवाल बनता है, योजना जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय से भी एक सवाल बनता है। अंतिम में जैसे प्रीलिम्स को घेरते हैं, अब तक आपके 95% क्लास में आए, तो पहला मेंस का बैच आपके पीसीएस के लिए यहां पर ले रहा हूं, तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। मेंस में भी वैसे ही होगा, परेशान मत होइएगा, बस भरोसा रखिए, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कॉपी का बंडल ला के सजा लीजिए घर पे और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। गलत लिखिए सही लिखिए डजंट मैटर, लेकिन लिखना है डेली। लिखने की आदत बना लीजिए, लिखना अपना हथियार बना लीजिए। और जिस दिन लिखना आपका हथियार बन गया तो आप सिविल में सेलेक्ट हो, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ये बात जान रही है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, इसका मामला यहां से नहीं था। ये थे आपके 3 साल के पेपर, ये थे आपके 3 साल के पेपर, मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। 2018, 19, 20 में इंडियन पॉलिटी को लेकर के कैसे कैसे मेंस में सवाल आए आप लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया। प्रस्तावना से सवाल कैसे बनेगा, मूल अधिकार कैसे बनेगा, राष्ट्रपति से कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री से कैसे बनेगा, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय से कैसे बनेगा, और अन्य मुद्दों से कैसे बनेगा, और करंट के 1, 2, 3 सवाल कैसे आते हैं आपके। एडमिशन लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर के जीएस वर्ल्ड का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और जीएस वर्ल्ड का ऐप डाउनलोड करने के पश्चात वहां पर आप जाएंगे तो सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे फीस पेड करने के लिए। और दूसरी बात, हमारे कूपन कोड को आप लोग अगर आप नहीं जानते, जो नए साथी हैं, तो आप लोग जान लीजिए, GSW इमरान 5, GSW इमरान 5 ये हमारा कूपन कोड है। इसका फायदा क्या मिलता है? जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इस कूपन कोड का आप लोग यूज करिए, तो पहले तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा हमारा गाइडेंस आपके साथ रहेगा। तो प्रॉपर गाइडेंस में पूरी तैयारी करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कूपन कोड का आप लोग डायरेक्ट यूज करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और अगर संस्थान में कांटेक्ट करके कोई डाउट क्लियर करना है एडमिशन को लेकर के, तो आप अरुण जी के नंबर पे 9560892979 पे कांटेक्ट करके भी एडमिशन आप ले सकते हैं, और इनसे कहिएगा कि हम मुझे इमरान सर का कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, आगे चले। तो पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो गया, पूरे मेंस की प्रणाली मैंने समझा दी, पूरे मेंस की संरचना को मैंने दिखा दिया, क्वेश्चन कहां से कितने आते हैं ये बता दिया, जीएस पेपर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ऑप्शनल क्या है, इससे क्या है, समान हिंदी क्या है, ये कल की क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया। अब हमारी क्लास स्टार्ट होगी। 2 घंटे की क्लास कल हुई थी और लगभग 1 घंटे की क्लास आज आपकी हो चुकी है, और अब हम लोग अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। और क्लास आपकी कितने बजे तक होगी मैं बता देता हूं एक बार आप लोगों को। क्लास में आपकी लूंगा, वैसे 3 से 5 पूरी क्लास थी, आज क्लास में 45 मिनट पे छोड़ूंगा क्योंकि अगली एक क्लास मेरी फिर से है, तो इसलिए आज 3:45 पे क्लास आपकी ऑफ होगी। फिर कल से निरंतर जैसे आपकी 2:30 से 4:30 क्लास होती थी, 2 घंटे से अधिक ही क्लास रहेगी कल से आपकी, बीपीएससी स्पेशल के लिए ब्रिजेश तिवारी। चलिए अब हम मेंस की क्लास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कॉपी पेन निकाल के बैठिए, जितने भी गंभीर स्टूडेंट हमारे हैं, जितने भी ऐप के साथी हैं जो फीस जमा करके क्लास में आ चुके हैं, आयुष पाठक, दीपांजलि, रंजना,
जितने भी ऐप के मेरे साथी हैं और जितने भी हमारे यूट्यूब के साथी हैं तो आप भी हमारे साथी, हमारे छोटे भाई ही सारे लोग। तो अगर गंभीरता पूर्वक पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, कुछ बातें आपको समझनी है। अब देखिए मेंस का डायमेंशन कैसे बदलता है। मैंने प्रस्तावना प्री में भी पढ़ाया है, आज प्रस्तावना मेंस में हम लोग पढ़ेंगे। और मेंस के टॉपिक को कवर करते हुए ये हुनर अगर आज आपने पहली क्लास में हमारे सीख लिया तो केवल ये पॉलिटी में नहीं काम आएगा, ये इतिहास में भी काम आएगा, ये भूगोल में भी काम आएगा, ज्योग्राफी में भी, ये आपको इकोनॉमी में भी काम आएगा, ये आपको साइंस में भी काम आएगा, हर सब्जेक्ट में काम आएगा। लेकिन आज जरा समझिएगा कि मेंस का डायमेंशन होता क्या है, किस डायमेंशन से हमको मेंस की पढ़ाई करनी चाहिए। ज्ञान प्रकाश यादव जी ने कहा आगाज कीजिए सर नए सिरे से माता सरस्वती देवी का नाम लेकर। बिल्कुल शुरू करते हैं, इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। प्रस्तावना या उद्देश्य का तो शुरू करिए माता जी का नाम लेकर के, एकदम बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा इस बार मेंस में और कुछ नई क्रांति लाई जाएगी एकदम भरोसे के साथ। लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आपने भी साथ दिया यकीनन इस बैच से कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम जरूर आएगा इस बार। बस मेहनत आप लोगों को करनी है। मैंने लिया प्रस्तावना, पहला टॉपिक लिया है और हमको मेंस लेवल पे ये पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा कि जब कभी भी मैंने आपको प्रीलिम्स में प्रस्तावना पढ़ाया तो मैंने कई बार एक ही बोर्ड पे पूरी प्रस्तावना का प्रीलिम्स कवर किया है। शायद आपने देखा भी होगा बहुत बार पूरे प्रस्तावना को एक बोर्ड पे मैंने कवर किया। कैसे? जब मैंने आपको प्रीलिम्स का एग्जाम पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना को पढ़ते समय इसका इतिहास देख लीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव को समझ लीजिए, इसकी शुरुआत किससे होती समझ लीजिए, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, कितनी प्रकार की समता है, और इसमें न्याय में क्या कहा गया, स्वतंत्रता में क्या कहा गया, इसके संवैधानिक प्रावधान को देख लीजिए, अमेरिका कहां से प्रस्तावना ली गई है, प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से कहां से लिया गया है, स्वतंत्रता समता और बंधुता जैसे आदर्श को कहां से लिया गया है, इसमें संशोधन होता है या नहीं होता है, संशोधन हुआ तो कब हुआ, उस संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा शब्द जोड़ा गया, प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण विधि वेत्ताओं का कथन। इतने में हम लोग समेट के हमेशा आप लोग को प्रस्तावना समाप्त करते थे जब आपको प्री पढ़ाया जाता था। और कभी भी प्रस्तावना का कोई क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हुआ। लेकिन मेंस डायमेंशन में हम किस प्रकार से आगे बढ़े, जब हम मेंस की पढ़ाई करेंगे तो हम क्या पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इस बात को ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, आपने तो ये किया नहीं है, ये काम मैंने किया है। और ये काम मैंने किया तो कैसे किया जाए आपको मैं बताता हूं। अब मुझे प्रस्तावना को पढ़ना, मैंने पिछले 25 साल में केवल पीसीएस नहीं, आईएएस, केवल आईएएस नहीं, ऑप्शनल पॉलिटी, आज तक प्रस्तावना में जो भी सवाल पूछा गया है आयुष पाठक जी, तो मैंने आपसे क्या बताया कि जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सबको डायमेंशन आधार बना करके कि आज तक प्रस्तावना को लेकर के मेंस के लेवल पे आयोग क्या क्या सोच पाया है। केवल लोक सेवा आयोग नहीं, संघ लोक सेवा आयोग, केवल जीएस में नहीं, ऑप्शनल में भी, उसको आधार बना करके मैंने एक क्या कर लिया, एक संरचना तैयार कर ली। और उसी संरचना के माध्यम से मैं लेक्चर आपको समझा दूंगा। जो लोग एडमिशन ले लिए हैं 2 से 3 दिनों में उनके घर कोरियर के द्वारा नोट्स पॉलिटी का पहुंच जाएगा। जब आपके घर पे नोट्स पहुंच जाएगा तब आपको पढ़ने के लिए एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उस स्टडी मटेरियल को पढ़ते चलिएगा। लेक्चर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें आए उसका सेंट्रल आइडिया उसे नोट करते चलिएगा। मेंस को पढ़ते समय तथ्य कम पकड़िएगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा पकड़िएगा। प्रीलिम्स की पढ़ाई करते समय आपको फैक्ट भी बताया जाता था, तब कॉन्सेप्ट बताया जाता था, लेकिन मेंस में कॉन्सेप्ट के साथ तब फैक्ट पकड़िएगा। और उस कॉन्सेप्ट को, लेक्चर को सुनने का ज्यादा प्रयास करिएगा, उसका एनालिसिस करिएगा। क्लास समाप्त हो जाए तो आप समाप्त मत होइएगा, आधे घंटे एकदम इत्मीनान में अकेले में ऐसे बैठ जाइएगा और उसको सोचिएगा, उसका मनन करिएगा। सर ने आज क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, हम इसके बारे में सोचते हैं। अगर सोच ले गए तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आंसर राइटिंग का 70% मामला क्लियर हो गया। उसके बाद जब लिखेंगे वो 30% कमी अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे अब हमने प्रस्तावना के लिए क्या किया, सबसे पहला मुद्दा हमने ये देखा एक सेकंड,
एक सेकंड रुकिएगा जरा। चलिए, अब हमने प्रस्तावना या उद्देश्य का क्या है, पहला बिंदु ये होगा डिस्कस कर। मैं पहले ही बता दूं मैं पढ़ाने वाला क्या हूं आज के। दूसरा पॉइंट मेरा क्या होगा, प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, और इस उपयोगिता को हमने ऐसा घेरा कि ऑप्शनल से लेकर के पीसीएस तक अगर कोई सवाल भविष्य में बनेगा तो यहां से बाहर नहीं होगा। प्रस्तावना की उपयोगिता के अंतर्गत मैं आपको बता दूंगा, यह प्रस्तावना की उपयोगिता, पहली उपयोगिता इसकी है कि संविधान के स्रोत परिचय का यह स्रोत है, संविधान के स्रोत का परिचय पत्र है। यह भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति का परिचय है, यह संविधान के उद्देश्यों का परिचय है, यह संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी है, और यह ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोगी है। यह केवल एक है कि हेडिंग है कि इसकी व्याख्या समझने के बाद मेंस में एक एक प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाएंगे, मेंस में एक एक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। पहला पॉइंट मैंने लिया था प्रस्तावना क्या है, उसको मैं समझाऊंगा। उसके बाद इस प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, और इस प्रस्तावना की उपयोगिता को लेकर के इतने सेगमेंट पे सवाल बन सकते हैं। अब यह उपयोगिता आपसे यहां क्लियर हो जाएगी। अगला पॉइंट, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इस पर एक सवाल बन सकता है, तो इस मुद्दे को डिस्कस कर लेंगे। अगला पॉइंट, क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के उपबंधों के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं, अगर किया जा सकता है कितनी बार किया गया, अगर किया गया तो कौन सा शब्द जोड़ा गया, और शब्द जोड़ा गया तो उसका प्रभाव क्या पड़ा। सबसे अंतिम मुद्दा, यदि भारतीय विधायिका या कार्यपालिका, विधायिका का मतलब यहां लेजिस्लेचर हुआ, कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव हुआ, कि नीतियां प्रस्तावना में लिखित विचारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित इन्फोर्स कराया जा सकता है या नहीं, यह मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा इतने मुद्दे पे। जब इतने मुद्दों का विश्लेषण मैं प्रस्तावना के अंतर्गत कर दूंगा तो आपके पास इतने मसाले आ जाएंगे, चाहे प्रस्तावना का महत्व पूछा जाए, चाहे प्रस्तावना का उद्देश्य पूछा जाए, चाहे प्रस्तावना की उपयोगिता पूछी जाए, चाहे प्रस्तावना का न्याय पूछा जाए, चाहे प्रस्तावना की संप्रभुता पूछी जाए, चाहे प्रस्तावना की संशोधनीयता पूछी जाए, चाहे प्रस्तावना की प्रकृति पूछा जाए, चाहे प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस पूछा जाए, सबका आंसर आपके पास होगा अगर इस तरीके से पूरी प्रस्तावना को घेर दिया गया। उसके बाद सर कैसे करेंगे, जब पूरे मुद्दे को मैं पढ़ा दूंगा तो मैं अब तक पूछे गए 3 प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो आईएएस और पीसीएस में मिलाकर के जो 3 सवाल पूछे गए हैं। जैसे पहला सवाल पूछा गया है आपका कि उद्देश्य का प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, क्या वर्तमान परिस्थिति प्रतिरक्षणी है। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड ऑफ द रिपब्लिक इन प्रियम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस और नॉट। मेंस के क्वेश्चन को पढ़ते समय कोशिश करिएगा उसके इंग्लिश वर्जन को भी देखने का। इंग्लिश वर्जन को नहीं देखेंगे ना तो ऐसा ऐसा भाषाई आतंकवाद होगा कि शब्दों से डर जाएंगे आप। अब ये शब्द आपको परेशान कर दिया कि प्रतिरक्षणी क्या है, जरा इंग्लिश पढ़ो तो। डिफेंडेबल, हॉकी खेला तो वहां पर एक डिफेंडेबल, बैटिंग करने गए तो कहा विकेट गिर रहा है डिफेंड करो, सीधा सा अर्थ आ गया। डिफेंड मतलब रक्षात्मक, रोकना, ये कहां तक रोकने के लिए सहायक है। लेकिन अगर ये डिफेंडेबल शब्द आपके सामने नहीं आता तो प्रश्न का मतलब ही नहीं समझ पाते, उत्तर क्या लिखते आप फिर। ये पहला प्रश्न है, आईएएस का पूछा गया सवाल है 2016 का। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के संपूर्ण दर्शन को प्रदर्शित करती है, या होना चाहिए प्रदर्शित करती है। यह संविधान के आंतरिक भाग में निहित विविध आयामों या उपागमों को एक साथ प्रस्तुत करके संविधान के लक्ष्यों और इच्छाओं को बताती है, और संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त विविध शब्दों में से एक गणराज्य शब्द के साथ जुड़े विशेषण। यह दूसरा प्रश्न आपका है। एक प्रश्न मैं और आपको दिखाता हूं। एक प्रश्न आपका यह रहेगा, तीसरा प्रश्न जो पूछा गया, संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व होता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन को सुस्पष्ट करिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, उसके प्रियम्बल को, दर्शन को, उसके फिलॉसफी को आपको समझाना है। ये 3 सवाल आज तक पूछे गए, इसमें से एक सवाल पीसीएस में नहीं आया है, तीनों के तीनों सवाल आईएएस के हैं, पीसीएस अभी तक नहीं पूछा है। आगामी परीक्षा में आ सकता है सवाल, क्योंकि 18 में भी प्रस्तावना से कोई सवाल नहीं है, एक सवाल आया है
जो लोकतंत्र के अंतर्गत जुड़ा हुआ था। 19 में भी कोई खास सवाल नहीं बना, 20 में नहीं बना है। तीनों पेपर का मूल्यांकन करने के बाद मेरा यह अंदाजा कहता है कि प्रस्तावना से सवाल हमारा 2022 में आ सकता है। और अब तक आयोग की जब नजर पड़ी तो इस तरीके से 3 सवाल पूछे गए। तो अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज पहला दिन है आपके सामने जो क्लास स्टार्ट हो रही है। आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा। वादा करते हैं जीएस वर्ल्ड में कि ऑफलाइन जैसी व्यवस्थाएं हम ऑनलाइन में देंगे। आखिर किस तरीके से पढ़ाएंगे आप? ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा टेस्ट कैसे दे पाएंगे? यह है तरीका आपका। हमारा तरीका जो है वो आपको मैंने समझा दिया कि पहले हमने आपको पूरे सेगमेंट को दिखा दिया कि पूरे प्रस्तावना को किस किस हेडिंग के माध्यम से हम कवर करेंगे। जो हेडिंग लिखी गई है उसके बारे में विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने के पश्चात ये 3 प्रश्नों को मैं आपको दिखाऊंगा। और इन 3 प्रश्नों को क्या क्लास में उत्तर लिखाऊंगा? नहीं, आंसर है नो, उत्तर नहीं लिखाऊंगा। इसकी फॉर्मेटिंग कराऊंगा, इसकी फॉर्मेटिंग कराऊंगा कि कैसे प्रस्तावना लिखें, कैसे बॉडी लाइन लिखें और लास्ट में इसका आंसर कैसे लिखें। उसके पश्चात आप घर जाएंगे, मतलब घर पे ही जाना, क्या घर ही है, फिर आप इसका आंसर राइटिंग करेंगे। लेकिन आंसर राइटिंग करने के बाद कैसे पता चलेगा सर हमारी ट्रेन जिस ट्रैक पे चल रही ट्रैक सही है या नहीं? सही ट्रेन किस ट्रैक पे चलती है उसका मॉडल आंसर मिल जाएगा आपको। ये मॉडल आंसर यहां तैयार है, लेकिन जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, ये मैं मॉडल आंसर इसका तैयार कर चुका हूं। जैसे इसका पूरा उत्तर हमारे सामने है, लेकिन ये मैं आपको क्लास में नहीं दिखाऊंगा। ये मॉडल आंसर हमारा है इसका। ये केवल प्रश्न बता के मैं फॉर्मेटिंग बता दूंगा, उसके बाद आप उत्तर लिखेंगे और आपके ऐप पर हमारा मॉडल आंसर पहुंच जाएगा। मूल्यांकन कर लीजिए अपना। मूल्यांकन करने के पश्चात अपनी कमियों का उजागर करके फिर से उत्तर लिखिए। और ये जरूरी नहीं ये सर्वाधिक सही उत्तर है, इससे भी अच्छा उत्तर लिखते लिखते आप खुद लिखने लगेंगे। ये एक मॉडल आंसर है, एक आदर्श उत्तर के रूप में ये उत्तर इसका होगा। बाकी इससे बेहतर उत्तर आप खुद लिख सकते हैं। ये पूरी फॉर्मेटिंग हमारे पढ़ाने की है। अगर इसके अलावा कोई सुझाव आपका भी हो कि नहीं सर मेंस लेवल पे ऐसा पढ़ाया जाए तो और बेहतर हो जाए, तो आप भी दे सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट है। इस प्रकार से पूरी मेंस की हम क्लासेस लेंगे, पूरे टॉपिक की। जल्दी से बताइए। पूरे क्या बड़ी दुखद खबर है भाई। प्रिया चौरसिया जी, सॉरी सर मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही हूं, मेरी दादी जी का डेथ हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आपके पूरे परिवारजनों को हिम्मत दे। चलिए राजेश कुमार जी, अच्छा राजेश कुमार बहुत ही सीनियर स्टूडेंट है, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है आपका, लगातार क्लासेस में हमेशा रहे हैं। अजय शर्मा, सर मैंने आपका प्री कम मेंस का बैच लिया था, फिर भी सर मेंस का पॉलिटी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा क्या? उतने से कवर नहीं होगा क्या? अब इसको पढ़ने के लिए पॉलिटी आना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है भाई, वर्जन बदल जाता है। ओप्पो का मोबाइल जो पिछली बार था वो ऐसा थोड़ी है, तो हमारा भी तो वर्जन बदल रहा है। हम बैठे थोड़ी हैं पिछली दिसंबर से अब तक, कुछ और नया सीखा गया है, कुछ नई और विचारधाराएं आई हैं, कुछ और नए अंदाज आए हैं, कुछ और नए तरीके आए हैं, कुछ नई और शब्दावलियां आई हैं, तो बेहतर तो मिलेगा। वर्जन हमारा भी बदल चुका है 2020 से अब तक का, तो मिलिएगा, ठीक है। हाँ, उससे काम चल सकता है। तो अच्छी बात है कि आपने एक बार पढ़ा है तो बहुत कुछ आपने सीखा होगा, लेकिन कुछ नया सीखेंगे। चलिए सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। पहला पॉइंट लेते हैं। तो इस पर आपको मैं कोई नोट्स नहीं लिखाऊंगा, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु आप लिखते रहिएगा जो आपको लगे कि हाँ सर ये मुझे लिखना चाहिए। इतना आइडिया तो आपको होगा। पहला पॉइंट मैंने लिया है कि प्रस्तावना को पढ़ने से पहले, क्योंकि हर प्रस्तावना के क्वेश्चन में भूमिका के तौर पर आपको प्रस्तावना को लिखना ही लिखना है, इसलिए प्रस्तावना को जानना बड़ा आवश्यक है। जब मैंने प्रीलिम्स का भी बैच पढ़ाया तो आपको मैंने बताया था कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, उद्देश्य का भी कहा जाता है। और इसके नामकरण का इतिहास मैंने आपको बताया था। प्रस्तावना को उद्देश्य का इसलिए कहा जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को जेएल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया। और अंत में चल करके यही प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना बनती है, और यही प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव मिलकर के हमारे संविधान का मूल दर्शन देते हैं। हमारी प्रस्तावना को जो दर्शन मिलता है पूरा, जो उसका कॉन्सेप्ट, उसकी फिलॉसफी आती है, उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना से मिलकर बनती है। लेकिन हमारी प्रस्तावना जेएल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उस उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम है, इसीलिए प्रस्तावना को
उद्देश्य का भी कहा जाता है। एक सवाल तो यही बन सकता है, प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, इसके आलोक में यह स्पष्ट करें कि इसका महत्व क्या है, साथ ही साथ प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा जाता है। मान लीजिए एक ही सवाल में 3 सवाल पूछ ले, तो कम से कम इसका उत्तर देने के लिए आपके पास मसाला रहे कि आखिरकार प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा जाता है। ऐसा सवाल कभी भी मेंस में आ जाए तो आप जेएल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से जोड़ करके उसका उत्तर लिख दीजिएगा, इससे आपका इतिहास क्लियर हो गया। लेकिन ये तो मैंने पहला सवाल आपको इसका इतिहास के रूप में बताया और प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा जाता है उसका रीजन बताया। लेकिन यहां सवाल क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल? व्हाट इज प्रियम्बल? प्रस्तावना क्या है? देखिए, पूरी दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को स्थान दिया और धीरे धीरे उसके बाद जिस जिस देश के संविधान लिखे जाने लगे उन देशों में भी अपने संविधान के भीतर प्रस्तावना को महत्व दिया और प्रस्तावना को शामिल किया। और भारत का भी संविधान जब लिखा गया तो अमेरिका से ही प्रेरित होकर के हमने भी अपने संविधान के भीतर उद्देश्य प्रस्ताव का जो परिणाम बना उस प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया। लेकिन आखिरकार प्रस्तावना क्या काम करेगी? है क्या प्रस्तावना? यह प्रस्तावना हमारे विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है। यह प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान सभा के सदस्यों के मन को जानने की कुंजी है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान के स्रोत को बताती है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्य को बताती है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान की प्रकृति को बताती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान का पवित्र दस्तावेज है और ठाकुरदास भार्गव ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। तो इसके क्या क्या महत्व दिखे? पहली बार तो प्रस्तावना हमारे पूरे विस्तृत संविधान का जो 395 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियों वाला संविधान है उस संविधान का संक्षिप्त रूप है, सेंट्रल आइडिया जो आप अपने इंटर में याद किया था किसी पोयम का। और क्या बताती है? यह हमारे संविधान की प्रकृति को बताती है। कैसे बताती है आगे व्याख्या करेंगे। यह हमारे संविधान के उद्देश्य को बताती है। कैसे बताती है आगे व्याख्या करेंगे। यह हमारे संविधान के दर्शन को बताती है। कैसे बताती है आगे व्याख्या की जाएगी। यह हमारे संविधान सभा के सदस्यों के दिल की बातों को जानने की एक कुंजी का काम करती है। इसीलिए तो न्यायपालिका भी जब कभी भी किसी भी संविधान की व्याख्या करने में अस्पष्ट हो जाती है, उसके मतलब को नहीं समझ पाती है, तो न्यायपालिका कहती है अगर हम संविधान सभा की बात को सदस्यों की मन की बात जान जाएं तो हम इसकी व्याख्या कर देंगे। तब न्यायपालिका को भी प्रस्तावना को झांक कर देखना पड़ता है और प्रस्तावना को जब झांक कर देखते हैं तो अंदाजा लगा लेते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर आखिरकार क्या चाहते थे और उसके बाद किसी आर्टिकल की या किसी मुद्दे की व्याख्या न्यायपालिका करती है। इसका मतलब प्रस्तावना हमारे संविधान के अर्थ को समझने में भी सहायक है। कुल मिलाकर के प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्शन और उसकी आत्मा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रियम्बल। अब इतने महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई, उद्देश्य भी बता रहा है, प्रकृति भी बता रही है, इसका शक्ति का स्रोत भी बता रहा है, लागू होने की तिथि भी बता रही है, उसका दर्शन भी छिपा हुआ है, संविधान सभा के सदस्यों को मन को जानने की कुंजी भी है। इतनी सारी क्वालिटी होने के बाद प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है और इसकी अपनी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। उन उपयोगिताओं को अब हम आगे समझेंगे। यहां पर मैंने केवल क्या बताया, प्रस्तावना या उद्देश्य का क्या है, और इन सारे शब्दों का भंडारण मैंने क्यों दिया आपको, इसलिए कि प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसकी उत्तर की शुरुआत करते समय इन बातों को आपको लिख देना है। भूमिका में इन बातों को आपको समाहित कर ही देना है ताकि आपका एग्जामिनर आपको समझ पाए कि आखिरकार आप प्रस्तावना को कैसे समझते हैं, वो तुरंत समझ जाए कि प्रस्तावना की कितनी गहराई से आप परिचित हैं। एकदम स्पष्ट हुई बात है। दूसरा पॉइंट, आपको कल मैंने एक बात बताया कि उत्तर को लिखते समय आपके उत्तर में प्रामाणिकता होनी चाहिए। उत्तर को लिखते समय आपके उत्तर में प्रामाणिकता होनी चाहिए। जब आप इसकी महत्व को बता रहे हो, इसकी उपयोगिता को बता रहे हैं, तो कोशिश करिए कि के.एम. मुंशी के कोड को आप यहां कोट करिए, जो उनके कथा स्टेटमेंट है उसको कोट करिए, ठाकुरदास भार्गव के स्टेटमेंट को कोट करिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के स्टेटमेंट को कोट करिए,
इसलिए जब जरूरत मौका जहां मिल जाए आपको कोट करने का, तुरंत इसको लिख दीजिए। इसीलिए तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। इसीलिए यानी पालिकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। यह हमारे संविधान की भूमिका की भांति है, उसके आमुख की तरह है, उसके इंट्रोडक्शन की तरह है, उसकी प्रस्तावना है, तभी तो इसका नाम प्रस्तावना है। जैसे हमारी उत्तर की भूमिका आपके सामने जा रही है। डॉक्टर के एम मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संविधान की जन्म कुंडली कहा। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। इतनी बातें आपको यहां पर जाननी थी। जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको आप नोट कर लीजिएगा। एकदम क्लियर? आगे चले। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? प्रस्तावना की उपयोगिता। अब आइए प्रस्तावना की उपयोगिता को देखते हैं। प्रस्तावना की उपयोगिता में पहला पॉइंट है कि संविधान के स्रोत का परिचय देती है। इसकी पहली उपयोगिता है कि संविधान के स्रोत का परिचय देती है। अब इसको हम एक पेज लेंगे इसके लिए। अब पहली हेडिंग को उठा रहे हैं और हर हेडिंग की मैं व्याख्या करते हुए आगे चलूंगा, और हर हेडिंग अपने आप में आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए तैयार करेगी। ध्यान रखिएगा, मैंने जब इसकी प्रस्तावना की उपयोगिता को बताया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल, इसके इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट हमने कहा यह संविधान के स्रोत का परिचय है। इसके स्रोत का कैसे परिचय कराती है, आइए देखते हैं। ये वाइट करिए। चलिए ऐसे करते हैं, फिर कोई दिक्कत तो नहीं ना? दिख रहा होगा सही से? इस पर मैं कौन सा कलर यूज करूं? व्हाइट। ये लो करता हूं। पहले देखिए, क्वेश्चन में आपने देखा यहां पर इस संविधान के स्रोत का परिचय है। यह संविधान के स्रोत का परिचय किस प्रकार से देती है? संविधान के स्रोत का परिचय है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप? प्रस्तावना हमारे संविधान के स्रोत का परिचय है क्योंकि हमारी प्रस्तावना की शुरुआत बी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है। बी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग वाक्यांश क्या बताता है आपको? इसका मतलब क्या हुआ? आखिरकार हमारे प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से ही क्यों हो रही है? बी द पीपल ऑफ इंडिया से क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में क्या इस संविधान के स्रोत का परिचय बता रही है कि हमारे संविधान के पास जो कुछ भी पावर है, जो कुछ शक्ति है, ये शक्ति इनको कहां से मिलती है? भारत की जनता से मिलती है। इसका मतलब हमारे देश के भीतर जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजनीतिक शक्ति है, वह अंतिम रूप से किसके पास है? जनता के पास है। इसका मतलब यह है हमारी प्रस्तावना ही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का, डेमोक्रेटिक व्यवस्था का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अंतिम पावर जनता के पास होनी चाहिए। और यह स्रोत कौन बताता है? हमारे संविधान के, हमारी प्रस्तावना बताती है। लेकिन इसी बी द पीपल ऑफ इंडिया वाक्यांश को लेकर पूरी दुनिया में बहुत चर्चाएं हुई। चर्चाएं क्या हुई? पश्चिम के बहुत सारे विधिवेत्ता ने, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पश्चिम के बहुत सारे विधिवेत्ताओं ने कहा कि संविधान के जो स्रोत के रूप में प्रस्तावना ने भारत के संविधान में बताया है, जो उनकी प्रस्तावना की शुरुआत है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसमें गलती है। जब लोगों ने कहा गलती किस बात की है? कहा गलती इस बात की है कि इनकी प्रस्तावना शुरू होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसका तात्पर्य होता है हमारी शक्ति का स्रोत या हमारे देश की अंतिम राजनीतिक शक्ति जनता में निहित है। यह बात गलत है। कहा गलत क्यों है? कहा यह पता होना चाहिए संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है वह सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर नहीं हुआ है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर नहीं हुआ है। व्यस्क मताधिकार पर नहीं हुआ है। और सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ? जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं किया है। संविधान सभा के मेंबर को जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं किया है, बल्कि भारत में संविधान सभा का गठन ही
एक ब्रिटेन के अधिनियम के तहत हुआ है, साइमन कमीशन के तहत हुआ है 1946 के तहत। और जो संविधान सभा के मेंबर हैं उनको प्रांतीय विधानसभाओं ने चुना है, जनता की तो कोई भागीदारी ही नहीं है। तो वास्तविक शक्ति जनता में कहां है? कैसे आप लिख सकते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से अपनी प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं? तो इसके तीन माध्यम से इसका उत्तर दिया गया। 3 पॉइंट को नोट कर लिया। पहला पॉइंट ये कहा गया, इसके पक्ष में देखिए तर्क क्या दिया हमारे संविधान सभा के मेंबर ने, जबकि पश्चिम के विधि